पता नहीं क्यों आज आँखों में नमी है। शायद अगर तू नहीं तो खुशियों में भी कमी है। ये लाइन पढ़ते पढ़ते कब मेरी आँखों के कोर नम हो गए मुझे पता ही नहीं चला। शब्द जब धुंधले होने लगे तब मैंने अपना चश्मा उतार कर किताब बंद कर आँखें मूंद ली थी। अकेले सफ़र करना मेरे लिए हमेशा से ही कष्टकारी रहा। मेघना जीवन का वो हिस्सा बन चुकी थी जिसके बगैर मैंने कोई भी सफ़र अकेले नहीं किया था। और अब पूरे सफ़र के दौरान मैं क्या करूँगा यह सोचकर अपनी पुरानी रुचि के चलते मैंने अपना लंबा सफ़र प्लेटफार्म से खरीदी इस किताब के साथ काटने का बनाया था। बुक सेलर से कहा था कि इस समय की ट्रेंड कर रही अच्छी बुक देने को। मैंने उससे आग्रह किया कि वह जो चाहे बुक दे सकता था लेकिन वह रोचक होनी चाहिए थी जिससे सफ़र का पता न चले। ट्रेन चलने के साथ थोड़ी देर बाद ही मैंने अपनी बुक को पढ़ने का मन बना लिया। थोड़ी देर में ही पढ़ने पर पता चल गया था कि यह विशुद्ध प्रेम कहानी थी। फिर जिसका डर था वही हुआ। पुस्तक पढ़ आंखें रही थी पर शब्द हृदय पर प्रहार कर रहे थे। दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। शब्द पढ़ते हुए सीधे आँखों से उतरकर दिल की गहराई में दफन हो रहे थे। मन की स्मृतियाँ ले जा रही थी उस समय मैं जब प्रेम की जीवन का सार हुआ करता था। विचारों को झटक कर मैं अपनी पत्नी मेघना के बारे में सोचने लगा। सुबह घर से निकला था तो बहुत सामान हो गया था। मेघना ने ज़रूरत का सभी सामान मेरे साथ रख दिया था। वह उम्र की इस अवस्था में मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी माँ बन चुकी थी। खाने से लेकर पहनने तक हर चीज़ के लिए मैं उस पर कब पूरी तरह निर्भर हो गया यह मुझे स्वयं भी नहीं पता। सेमिनार के साथ ही मुझे अपनी बेटी जो उसी शहर में इंजीनियरिंग कर रही थी के कॉन्वेंशन में भी शामिल होना था। मेरी इकलौती पुत्री जो मेरे जीवन की सबसे प्यारी चीज़ थी तो इतने महत्वपूर्ण अवसर पर मैं कैसे उसकी कामयाबी का गवाह न बनता। मैं चाहता था कि मेघना भी साथ आए पर अपनी भतीजी की शादी के चलते उसे यहाँ आने का अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मेरे अचानक आने का प्रोग्राम सुनकर मेरी बेटी झिम बहुत खुश थी। वह कॉन्वोकेशन के टाइम पर मेरा साथ चाहती थी। मेरे आने की बात सुनकर वह फ़ोन पर ही न जाने कितनी देर तक वह मुझे बताती रही कि वह मुझे कहाँ कहाँ घुमाएगी। मैं बस उसकी बात सुनकर मुस्कुराता रहा। जाने के दिन सुबह से रिमझिम ने न जाने कितनी बार फ़ोन किया था। पत्नी तो पत्नी, मेरे नरम स्वभाव के चलते मेरी बेटी भी अब मुझे माँ सरीखी हिदायत दे ही जाती थी। उसने साफ कह दिया था, पापा अपना रिजर्वेशन चार्ट सही से चेक कर लेना, सही से अपनी बस ढूंढ लेना और हाँ, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ मत करना। उसकी बात सोचते ही मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई थी। और उसे कौन बताए कि जिसे वह सही से सीख देने को कह रही है। उसने तो लड़कपन में जाने कितनी बार लटक कर ट्रेन का सफ़र किया होगा और मोबाइल फ़ोन उन दिनों जवानी के जोश में मैंने जो टूर किए थे तो 4 दिनों तक अपने घर पर संपर्क नहीं किया था।
उन दिनों अपने मित्रों का लीडर बना मैं, और मेरे पीछे मेरे मित्र। तब न दिन का पता था न रात का। मेरे अति उत्साही नदी समान व्यवहार ने अब शांत सरोवर का रूप ले लिया था। जिंदगी के अनुभवों से गुजरते हुए मैंने कब तरुण से वयस्क अवस्था पा ली थी, मुझे पता ही नहीं चला था। ट्रेन भाग रही थी और साथ ही भाग रहे थे मेरे मन के भाव, जो ले जा रहे थे मुझे उस समय में जब मैंने जीवन को भरपूर जिया। मानो कल की बात है, जब पढ़ने से ज़्यादा हीरोबाजी में मुझे ज़्यादा आनंद आने लगा था। क्या पहनूं कि और स्मार्ट दिखूं, क्या करूं कि मेरे और भी ज़्यादा सब फैन बने। फैन, जी हाँ फैन। उस समय मैं अपने को हीरो से कम नहीं समझता था और अपने साथियों और जूनियर्स को अपना फैन। दिल खोल कर खर्च करने वाले माता पिता मिले थे और उसका इकलौता पुत्र मैं जीवन का पूरा आनंद उठाते हुए शानदार जीवन जी रहा था। मेरे मित्र मेरे पैसों से कैंटीन में खाकर मेरी वाहवाही करते और मैं चने के झाड़ पर चढ़ा आत्ममुग्ध हुआ करता। अपने मित्रों पर कुछ भी कुर्बान करने को मैं हमेशा तैयार रहता था। ऐसे ही एक दिन मेरे मित्र समोसे और कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहे थे और मेरे गुणगान गा रहे थे। तभी जूनियर स्टूडेंट का एक ग्रुप हमारे पास आया। आमतौर पर जूनियर सीनियर से डरा व झिझका रहते थे, पर उस समय उनका व्यवहार ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे दंडनाते हुए समूह में आए और आकर हमारी टेबल पर रुक गए। सर, आप लोग हमारी फ्रेशर पार्टी के लिए डोनेशन दे दीजिए। उनमें से एक ने बहुत विनम्र अंदाज में कहा। क्यों भाई, क्यों दे हम तुम्हें डोनेशन? तुम्हारी फ्रेशर पार्टी से हमें क्या मतलब? मेरे दोस्त गौरव ने आंखें दिखाते हुए कहा। सर, हमारे पास फंड कम है। असल में हमारे बेंच में स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है, जिसके चलते ज़्यादा कलेक्शन नहीं हो पाया है और 3 महीने बाद हमें फ्रेशर पार्टी देनी है। हम सही से अरेंज नहीं कर पाए तो जूनियर्स पर हमारा इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। तुम्हारे इम्प्रेशन का हमसे क्या लेना देना? अब मज़े लेने की बारी मेरी थी, क्योंकि सर हमने अपने जूनियर्स को कह दिया है कि फ्रेशर पार्टी को आपका बेंच ऑर्गेनाइजर करा रहा है। एक जूनियर ने दांत दिखाते हुए कहा। अब उनकी बातों में मुझे थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी आने लगी थी और अब तक कैंटीन में बैठे मेरे बेंच के और भी स्टूडेंट पास आ गए थे। सभी एकदम से उस ग्रुप पर चढ़ गए। अरे तुम लोगों, हमारी बिना परमिशन के ऐसे कैसे कह दिया? क्योंकि सर हमें पता है कुणाल सर बहुत काइंड हार्टेड है, वे हम लोगों की बात नहीं टालेंगे। ग्रुप के पीछे से निकलकर आई एक लड़की बोली। अपना नाम एक मीठी आवाज़ में सुनकर मैं तेजी से उस ओर पलटा। वह आँखों पर चश्मे लगाए एक औसत कद काठी की लड़की थी। कुछ विशेष सुंदर तो नहीं थी, पर न जाने क्या आकर्षक था उसमें, जो मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा। जैसा सम्मोहन था उसमें, जो मेरी निगाहें उस पर से हट नहीं रही थी। सदैव अपनी तारीफ का भूखा मैं अब जूनियर्स की बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मेरी आंखें उस लड़की की ही तरफ थी। ओह
हमारा कुणाल दरिया दिल है। इसका मतलब थोड़े है कि हम तुम लोगों के लिए भी अपने पैसे जुटाएगा। मेरे परम मित्र अभिषेक ने उस लड़की से कहा। मैंने हाथ के इशारे से अभिषेक को रोक दिया था और जूनियर से पूछने लगा था, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, एक तो आप हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दे सकते हैं वह दे दीजिए और आपको हमारे फंक्शन में गाना गाना होगा। उनके ग्रुप की एक दूसरी लड़की ने कहा। मैंने उस चश्मे वाली लड़की को देखते हुए हामी भर दी। सुनते ही जूनियर्स का ग्रुप खुशी से चीखने लगा, अब भागो तुम लोग यहाँ से। गौरव ने जूनियर्स को डांटते हुए वे लोग जाने लगे तो मैं जैसे सपने से जागा और बोला, ठहरो तुम लोग, अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करो। अभिषेक का मुंह खुला का खुला था। समोसे का महालालची वह हाथ में समोसा लिए बैठा था। उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सबसे जूनियर में इतना इंटरेस्ट लेने लगा। जूनियर्स का ग्रुप एक एक करके अपना नाम और परिचय दे रहा था, लेकिन मैं तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। मेरे कान तो बस उस चश्मे वाली लड़की के बारे में जानना चाह रहे थे। मैं स्वाति सर, मैंने पिछले साल कॉलेज ज्वाइन किया है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। वह कह चुकी थी कि मेरे होठ बुदबुदाए। स्वाति वह बोल उठी, जी सर, कुछ कहा आपने? ना नहीं, कल तुम लोग मुझसे पहले पीडीएस से पहले यही कैंटीन में आकर मिल लेना, मैं अकाउंट दे दूंगा। मैं हड़बड़ाते हुए बोला। उन लोगों के जाते ही मेरे बेंच के फ्रेश अब मेरे ऊपर सवार थे। जूनियर के प्रति बेहद रूखा व्यवहार रखने वाला मैं अचानक उनकी मदद को कैसे तैयार हो गया था, यह सब बात मेरे साथियों की समझ से परे थी। अरे पागल हो गया है तू, हम क्यों दें उनको बेंच की तरफ से रेफर्स पार्टी और तो और जनाब गाना भी गाएंगे। मेरे मित्र हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रहे थे। पूरी कैंटीन उनकी हंसी से गूंज रही थी और मैं तो अपनी दुनिया में मगन उनकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा रहा था। पहली बार कोई था जिसकी आवाज़ ने मेरे हृदय के तार छेड़े थे। न जाने कितनी लड़कियां थीं जो मेरी एक झलक देखने की दीवानी थी और मैं था कि बस उनकी एक झलक का दीवाना बन गया था। अगली सुबह मैं बहुत अच्छे से तैयार हुआ। आधा घंटा दिमाग दौड़ाने के बाद मैंने अपनी अलमारी से अपनी पसंद के कपड़े चुने। पूरा बेड मेरे वार्डरोब से निकाले हुए कपड़े से भरा हुआ था। 10 मिनट तक बाल बनाता रहा। शीशे में अपने लिए अलग अलग अंदाज से देखकर खुश हो रहा था। सच में हैंडसम ही लग रहा हूँ मैं तो। मैं कितनी देर और अपने आप को शीशे में निहारता रहता। अगर माँ ने मुझे नाश्ते के लिए नहीं बुलाया होता, माँ बुलाते बुलाते मेरे कमरे तक आ चुकी थी। मेरे अस्त व्यस्त और इतने सारे फैले कपड़ों को देखकर वे दंग और नाराज थी, पर मैं तो जैसे अपनी धुन में मगन था। जैसे तैसे बस नाश्ता खत्म करके मैं कॉलेज को भागा। मेरी बाइक की गति मेरी बेचैनी को बयां कर रही थी। 2-3 बार मैं सामने से आते वाहन से टकराने से बचा। जैसे तैसे संभलते हुए मैं कॉलेज आ गया था और पहुंच गया कैंटीन में, जहां मैंने जूनियर्स को
आने को कह दिया था। इतनी जल्दी आ गया था कि बस कैंटीन का स्टाफ ही दिखाई दे रहा था। रेगुलर कस्टमर होने की वजह से कैंटीन वाले भैया ने आश्चर्य से मुझसे पूछते हुए कहा, क्यों कुणाल, आज इतनी जल्दी कैसे? कोई खास बात? अरे नहीं, बस ऐसे ही आज थोड़ा काम था इसलिए जल्दी आ गया। कहते हुए मुझे अपने आप पर ही शर्म आ रही थी। मैं बार बार एंट्रेंस की तरफ ही देख रहा था। थोड़ी देर में पहले पीरियड का टाइम हो गया था, लेकिन मैंने जूनियर्स को फर्स्ट पीरियड से पहले आने को कहा था। मेरा मन आज क्लास में जाने का भी नहीं कर रहा था। तभी मुझे ढूंढता हुआ मेरा गैंग वहाँ ज़रूर आ पहुँचा था। अभिषेक काउंटर से ही समोसे का ऑर्डर देता हुआ आया। उनको देखते हुए पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आ गए दोस्त मुझे यहाँ भी ढूंढते ढूंढते। फिर मैंने चुप और गंभीर बैठे रहने का नाटक किया। अरे बॉस, क्लास में क्यों नहीं आए? यहाँ कैसे बैठ गए? मुंह में समोसा ठूसते हुए मुझे वहाँ से खींचता हुआ ले जाने लगा। यह क्लास मिस नहीं कर सकते, एग्ज़ाम पास है। मैं हाथ में समोसा लिए बेमन से उसके साथ बाहर निकलने लगा। तभी सामने से मुझे जूनियर्स का ग्रुप आता दिखाई दिया। मैं रुक गया, मेरी सांसें थम सी गई थी और मैं बराबर स्वाति को ढूंढ रहा था। मैंने अभिषेक और अपने फ्रेंड से कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी इनको डोनेशन देकर आता हूँ। दे ले भाई तू, हम रुके हैं 5 मिनट। गौरव मुझे दांत दिखाते हुए बोला। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि दे मारूं एक पंच, लेकिन सामने आते जूनियर्स को देखकर मैं रुक गया। पूरे ग्रुप में पीछे खड़ी स्वाति की बस एक झलक ही मुझे दिखी थी। मैं चाहता था वह आगे आए और मैं उसको डोनेशन दूं, लेकिन वह थी कि आगे ही नहीं आ रही थी और आगे खड़ा हुआ स्टूडेंट हाथ बढ़ाए हुए था। एक हाथ से मैं पर्स निकाल रहा था और नज़रें स्वाति को खोज रही थी और किसी हड़बड़ाहट में रुपये निकालने के बाद भी मैंने गलती से जूनियर के हाथ में समोसा रख दिया। तब तक स्वाति आगे आ चुकी थी और उसकी खनखनाती हंसी मेरे गालों को एक बार फिर लाल कर गई। सर, समोसा नहीं, अमाउंट दीजिए प्लीज़। जूनियर की आवाज़ सुनकर जैसे मैं जागा। ऐसा करो बच्चों, समोसा भी खाओ। मेरे हाथ से रुपया एक जूनियर स्टूडेंट को देता हुआ गौरव बोला और फिर मुझे चीखता हुआ हमारी क्लास में ले जाने लगा। मैं जा ही रहा था कि स्वाति की आवाज़ सुन हम फिर रुके। सर, यह तो बताते जाइए, आप कौन सा गाना गाएंगे? टू एड गाएंगे, टू एड। अब बारी अभिषेक की थी और सबको हंसता छोड़कर हम क्लास में आ गए। उनके साथ मैं अब अपनी क्लास में आ गया, लेकिन मेरा मन तो वही स्वाति में अटल गया था। पढ़ने से तो मैं पहले ही जी चुराता था, अब भला पढ़ाई में कैसे मन लगता? मेरा कोई ना कोई बहाना ढूंढता, जूनियर से मिलने का कोशिश करता। जब उनका गैंग कैंटीन पहुँचे तभी मैं पहुँचूँ। हर पल स्वाति के आसपास मंडराते रहने का मेरा जी करता। मैं जानता था यह मैं करता हुआ पागल लगूंगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। मेरी सारी
हीरोगिरी उसके साधारण रूप के सामने फिलाप हो गई थी। वह जब भी मिलती जूनियर होने के नाते मुझे विश करती, पर मैं भी बस अपने जज्बात दबाए बदले में सिर हिला देता। मैं चाहकर भी स्वाति से अपने मन की बात कह नहीं पा रहा था। फिर चली रिसर्च पार्टी के लिए जूनियर्स की प्रैक्टिस, और अब तो मुझे बहाना भी मिल गया था उनके बीच जाने का। मुझे गाना जो गाना था, मैं कौन सा गाना गाऊं, यह भी मैंने स्वाति से पूछा। मेरे लिए बढ़िया गाना सेलेक्ट करने में स्वाति ने पूरी रिसर्च कर ली थी। मैं ऑडिटोरियम जाता, उनके बीच प्रैक्टिस करता। स्वाति की भी परफॉर्मेंस थी। वह जितनी देर भी प्रैक्टिस करती, मैं अपलक उसे निहारता रहता। हाँ, एक बात नोटिस की थी मैंने, जितनी देर भी मैं प्रैक्टिस करता वह ध्यान से सुनती और मेरी प्रैक्टिस खत्म होने तक वहीं बैठी रहती। उसके पहनावे से मैं समझ गया था कि वह एक साधारण घर की लड़की है। पता चला था कि वह अपने घर से दूर चाचा चाची के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे तरह तरह के डिजाइनर कपड़े उसके साधारण कपड़ों के सामने फीके लगते। मैंने भी अब उसी की तरह सीधे साधे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। मेरे बदलते रंग ढंग से मेरे मित्र बहुत हैरान और परेशान थे। उधर मेरी माँ भी बहुत चिंतित थी कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, और मैं तो पूरी तरह से बावला हो गया था। स्वाति के पीछे वह हंसती तो लगता उसकी हंसी मेरे लिए ही बनी थी। उसकी बातें दिन ब दिन मुझे अपना दीवाना बनाती जा रही थी। मेरे दोनों मित्र मेरी इस गुप्त प्रेम लीला से बेखबर थे, और वही क्या शायद मेरे अलावा तो मेरी इस प्रेम लीला का किसी को भी पता नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरे हाल स्वाति से छिपा हुआ था, लेकिन कोई तो बात थी जो मेरा अक्सर बढ़ा रही थी। वह भी मुझे पसंद करती थी या नहीं, यह सोच मुझे दिन रात परेशान किए रहती थी। सुबह उठते ही मैं जल्दी से तैयार होता। मेरी पहली कोशिश होती कि मैं झट से कॉलेज पहुंचकर किसी न किसी तरह स्वाति को देख लूं। कभी लगता वह मेरी बातों को समझ पा रही थी और अगले ही क्षण लगने लगता नहीं। उसे तो मेरी बातों का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। हाँ, मेरे व्यवहार में ज़रूर ठहराव आ गया था। मैंने फालतू में घूमना बंद कर दिया था। फालतू बाइक घुमाना और खाने पीने में वक्त बिताना अब मुझे बेकार लगने लगा था। मेरे दोस्त, खासकर गौरव और अभिषेक, मेरे बदले रूप से हैरान परेशान भी थे, पर बहुत कोशिश करके भी मेरी स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे थे। यार, बावला हो गया है यह तो, जब देखो जूनियर्स में ही घुसा रहता है। अभिषेक के कहने पर गौरव ने कहा, शायद रुपये दिए हैं तो उनसे सेवा करा कर वसूलना चाहता है। ओए, कौन सी सेवा कराऊंगा मैंने बिगड़ते हुए कहा। भाई, क्या पता जूनियर से हाथ पैर दबाने लगे या फिर नोट्स बनवाए। कहता हुआ गौरव वहाँ से तेजी से भाग गया। उसे पता था कि अगर वह मेरे हाथ आ गया तो बहुत पिटेगा। मेरा जूता मेरे हाथों में था और मैं तेजी से उसके पीछे
भाग रहा था और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सामने से स्वाति अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। मैं तो जूता लिए जैसे स्टैच्यू बन गया। उसकी खनखनाती हंसी ने मुझे जैसे जगाया। मैं जूता बड़ी मुश्किल से नीचे रख पाया। उससे पहनने को मेरे पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। स्वाति थी कि हंसे जा रही थी और उसे अपनी सहेलियों का बखूबी साथ मिल रहा था। तब तक गौरव आ चुका था। वह जूनियर को हंसता देखकर गुस्सा हो गया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? किसके ऊपर हंस रहे हो सारी सर? कहते हुए स्वाति ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर लगाम लगाई और वहां से तेजी से जाने लगी। लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि जाते हुए भी उसकी हंसी नहीं रुक रही थी और न जाने क्यों मैं भी हंसने लगा। मुझे हंसता देखकर मेरे मित्रों ने सिर पकड़ लिया। यह तो गया काम से। ज़रूर जूनियर ने जादू टोना कर दिया है। चल भाई, इसका भूत उतारना होगा। वे दोनों मुझे खींचकर ले जाने लगे। अब उन्हें कौन समझाए कि भूत मुझ पर सवार तो हुआ है था, लेकिन वह कोई साधारण भूत नहीं था। वह तो प्रेम का भूत था। और फिर फ्रेशर पार्टी का दिन आ गया। एक दिन पहले सब पूरे जोश से प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं स्वाति को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। प्रैक्टिस के दौरान उसने मेरे पास आकर मुझे गाने की बधाई दी। मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था। उस दिन ओलंपिक में गया होता तो एक आध पदक तो शायद जीत ही लाता। सर, कितना अच्छा गाते हैं आप। मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। वह अपनी मीठी आवाज़ में बोली थी। और सर को तुम्हारा चश्मा और मोटी नाक। मेरा दोस्त गौरव बोल पड़ा था। ऑडिटोरियम हंसी से गूंज उठा। सबको हंसता देखकर स्वाति भी हंस रही थी, लेकिन वह हंसी बहुत बुझी हुई थी। उसकी आंखें छलक आई थी। वह मेरे पास से जाने लगी। मैंने रोकना चाहा, लेकिन वह आगे बढ़ चुकी थी। क्या ज़रूरत थी यह सब कहने की? मेरा गुस्सा अपने चरम पर था। रिलैक्स कुणाल, हम तो जूनियर से इस तरह से मजाक करते रहते हैं। अभिषेक मुझे गुस्सा देखकर बहुत हैरान था। क्या गलत कह दिया उस लड़की के बारे में? वह कह रहा था, लेकिन मेरा गंभीर चेहरा देखकर वह समझ गया मामला सीरियस है। तू सच में सीरियस है? स्वाति को लेकर क्या? मैं पहले दिन से देख रहा हूँ कुछ तो अलग है, पर समझ नहीं पाया था। आज सब कुछ समझ में आ रहा है। गौरव मेरी तरफ मुंह करके बोला। मेरी खामोशी मेरी स्थिति बयां करने के लिए काफ़ी थी। घर आकर मैं पूरी तरह से सोच चुका था कि कल फ्रेशर पार्टी के बाद मैं स्वाति को अपने जज्बात ज़रूर बताऊंगा। पूरी रात मैंने आँखों में काटी। मेरा दिल बराबर धड़कता रहा और मैं बेचैनी में करवट बदलता रहा। आज का दिन मेरे लिए खास होगा। मैं अपने मन की बात स्वाति को बता पाऊंगा। नाश्ते के दौरान मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड माँ को अपने मन की बात बता दी। एक पल तो वह आश्चर्यचकित रह गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा अभी तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत लंबा सफ़र जारी है।
लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। कॉलेज जाते समय उन्होंने मुझसे कहा, मैं स्वाति से ज़रूर मिलना चाहूँगी। मैंने हंसते हुए बाइक स्टार्ट कर दी और तेज़ी से निकल गया। ऑडिटोरियम में खचाखच भरा था। फ्रेशर पार्टी बहुत अच्छी बन पड़ी थी। जूनियर्स ने सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से किए थे। एक से एक बढ़कर प्रोग्राम चल रहे थे। तब बारी आई राधा कृष्णा प्रसंग की। स्वाति के राधा रूप ने मेरे आज इरादे और पक्के कर दिए थे। उसका रूप आज देखते ही बनता था। मेरी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही। सुबह से नर्वस था तो उतना बेहतर नहीं कर पाया जितना सोचकर आया था, लेकिन तालियां जानदार बजी और बहुत देर तक बजती रही। प्रोग्राम के बाद जब एक एक करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने लगे तो मेरी निगाहें स्वाति को खोज रही थी। मैं जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचकर अपनी मन की बात बताना चाहा था। उसकी कुछ सहेलियों से पूछा तो पता चला वह मेकअप रूम में थी और तैयार हो रही थी। मुझे अपने लिए यही सही अवसर लगा अपने जज्बात कहने का। अपने मित्रों को छोड़कर मैं चुपके से वहां से सरक लिया। मेकअप रूम के बाहर मैंने उसे अंदर संदेश पहुंचाया कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। वह आई और मैं उसे फिर देखता रह गया। गुलाबी साड़ी किसी पर इतनी अच्छी लग सकती थी, यह मैंने पहली बार देखा था। कुछ साड़ी का रिफ्लेक्शन और कुछ शायद मेरा सामना होना। उसके गाल गुलाबी किए जा रहा था। मैंने उसे गुलाब का बुके देते हुए बधाई दी कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। बदले में उसने कहा, सर आपकी भी। बुके लेते हुए उसके हाथों से मेरे हाथ का स्पर्श मेरी पूरी प्रेम कहानी में एकमात्र अंतरंग पल थे। बुके देते हुए मेरे हाथ कपका रहे थे और उसकी आंखें सहज बंद हो गई थी। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि स्टेज पर उसका नाम बेस्ट डांस ऑफ द ईयर के लिए पुकारा जा रहा था। हड़बड़ाहट में वह बुके मुझे वापस देती हुई तेजी से स्टेज की तरफ चली गई। एक बार मैं अपनी बात कह नहीं पाया था। मैंने सोच रखा था जब वह स्टेज से नीचे आएगी मैं बिना झिझक अपनी बात कह दूंगा। अब तो मुझे उसकी तरफ से अघोषित सिग्नल भी मिल चुका था जो मैंने उसकी आंखों में अपने लिए पढ़ लिया था। प्रोग्राम में समाप्ति पर मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो पता चला वह अपने किसी रिश्तेदार के साथ घर चली गई है। वह रात मैंने बहुत बेचैनी में काटी। खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं जल्दी से अपनी बात कह क्यों नहीं पाया। अगला दिन नई ऊर्जा लेकर आया। मैंने सोच रखा था कि आज मैं अपनी बात कहकर ही मानूंगा। कॉलेज जाते ही मेरा पहला काम स्वाति से मिलकर अपनी बात कहना था। उसकी क्लास में जाने पर पता चला कि आज वह नहीं आई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। 2-3 दिन इंतजार करने के बाद जब वह नहीं दिखाई दी तो मैंने उसके मित्रों से जाकर उसके बारे में पूछा। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी। मेरे बहुत जोर देने पर उन्होंने कहा, सर अब वह नहीं आएगी, उसकी शादी तय हो गई है। उसकी सहेली का कथन मेरे कानों में गरम शीशा घोल गया था। तब तक मेरे मित्र मुझे ढूंढते हुए
वहाँ आ चुके थे और उन्होंने भी ये बातें सुन ली। गौरव भी हैरान था तथा उसने पूछा, अरे अचानक कैसे? उसने तो कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर, ज़्यादा तो नहीं पता, बस यह खबर आई कि उसकी दीदी की अचानक डेथ हो गई और उसकी शादी अपने जीजा जी से हो रही है। यह सुनते हुए मैं पागल सा हुआ जा रहा था। धम से वहीं कुर्सी पर बैठ गया। मेरा दिमाग शून्य में पहुंच गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तू चिंता मत कर कुणाल, हम आज ही चलते हैं, देखते हैं वह कैसे यह शादी करती है। मेरा कंधा हिलाते हुए अभिषेक ने कहा, अरे मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे प्रति उसके क्या जज्बात थे। कहीं मैं अकेला ही तो नहीं सपने सजाए बैठा था। अभिषेक मुझे सांत्वना दे रहा था और गौरव स्वाति के घर का पता ले रहा था और मैं तो जाने अपनी सुध बुध गंवा बैठा था। गौरव ने घर पर फ़ोन करके माँ को सब बता दिया और हम तीनों चल दिए थे राजस्थान। पूरी दिन रात सफ़र करके जैसे तैसे हम स्वाति के घर पर पहुंच गए। बताए पते पर जब हम पहुँचे तो वह घर सजा हुआ था। उसकी शादी कल थी। उसके पिता उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। कई मिन्नतों करने और बताने पर कि हम इतनी दूर से आए हैं, उन्होंने थोड़ी देर हमें स्वाति से बात करने की इजाज़त दी। हम लोगों को बाहर बरामदे में बिठा दिया गया। स्वाति आई। वह तो मुझे अभी भी राधा ही लग रही थी, पर अब विरह वेदना लिए हुए थी। वह हम लोगों के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गौरव ने उससे पूछा, तुम अचानक शादी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है जो तुम्हें अपने जीजा से ही शादी करनी पड़ रही है? हम पूरे इंतजाम से आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। नहीं गौरव, मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती। मेरी दीदी 3 दिन के बेटे को छोड़कर मरी है। मेरी दीदी ने मुझे हर पल सहारा दिया। उनके कहने पर ही पापा ने मुझे इतनी दूर पढ़ने भेजा था। थोड़ी देर रुककर रूधे गले से फिर दोबारा बोली, मुझे जीजा जी की कोई चिंता नहीं है, पर मैं दीदी की अमानत को यूँ बिना माँ के नहीं छोड़ सकती। अरे वाह, तो तुम बिना उनसे शादी किए भी उनके बेटे को अपने पास रख सकती हो, और फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या? मैं अधीर होता हुआ बोला, जीजा जी अपने बेटे को किसी को नहीं देंगे, और पढ़ाई का क्या? शायद यही मेरा भाग्य हो। अगर नसीब में हुई तो कभी भी कर लूँगी। उसके बचकाने निर्णय पर हम तीनों हैरान थे। मैं यह तो समझ गया था कि उसके मन में भी मेरे प्रति कोमल भावनाएं जन्म ले चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हम लोगों का कोई भी तर्क उसके सामने व्यर्थ साबित हो रहा था। तुम तीनों जाओ, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। हमारे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह अपनी आंखें पोंछती हुई वहाँ से चली गई। 1 महीने तक मैंने कॉलेज का रुख नहीं किया था। मैंने घर के अपने कमरे में खुद को कैद सा कर लिया था। हाँ, गौरव और अभिषेक बराबर आते रहे। मैं उस प्यार के फूल का गम मना रहा था जो पूरा खिला भी नहीं था। मैं देवदास
बना यूं ही फिरता रहता। अगर माँ ने मुझे कस कर न डांटा होता, उन्होंने मुझे मेरे करियर और अपनी बढ़ती उम्र का वास्ता देकर समझाना शुरू कर दिया था। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और मुझमें एक परिवर्तन आया। पढ़ाई से जी चुराने वाला मैं अब अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका था। मैं पढ़ाई में जो डूबा तो मुझे अब किसी बात की सुध न रही। मेरे पहले प्रेम की असफलता ने मुझे करियर में बहुत सफलता दिलवाई। प्रेम में चोट खाया मैं करियर में सफलता के नए नए आयाम लिखता गया। 5 साल यही बीत गए। गौरव और अभिषेक भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। दोनों अब शादी करके अपने पारिवारिक जीवन के नए अध्याय शुरू कर चुके थे। पहले मैं विवाह टालता रहा, फिर माँ के बहुत जोर देने और अभिषेक व गौरव के बहुत समझाने पर मैंने मेघना को अपना जीवन साथी चुना। माँ का चुनाव गलत साबित नहीं हुआ था। मेघना बहुत समझदार लड़की है। मेघना के साथ मैं जीवन के नए अध्याय लिखने लगा और फिर रिम झिम ने आकर तो मेरी ज़िंदगी के मायने ही बदल दिए। साल बीतते गए, मेरा व्यवहार और गंभीर होता गया। ज़िंदगी बहुत शांति से सही चल रही थी, पर कभी कभी एकांत में बैठा मेरा मन मुझे मेरे भूतकाल में सैर करा लाता। ये मेरी वे स्मृतियाँ थी जो मुझे छोड़ नहीं रही थी। कृपया अपना बैग ऊपर रख लीजिए। सामने से आती आवाज़ को सुनकर मेरा मन वर्तमान में लौट आया। हाँ जी बिल्कुल, अभी उठाता हूँ, कहकर मैंने अपना बैग नीचे से उठाकर अपनी बर्थ पर रख लिया। आज मेघना ने मेरे जीवन के सारे अधूरेपन को भर दिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में स्वाति अभी भी अपना स्थान बनाए हुए थी। स्वाति के साथ बिताए कॉलेज के दिन मेरी ज़िंदगी के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ गए थे। यह सब सोते सोते मेरी आँख कब लग गई कुछ पता नहीं चला। सुबह उठा तो मेरा सिर काफ़ी भारी था। कुछ सफ़र की बेचैनी और कुछ बीती यादों ने मेरा मन बहुत भारी कर दिया था। ट्रेन की बस पर मुझे कभी सही से नींद नहीं आती थी और इस बार भी ऐसा हुआ था। खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अभी मेरा स्टेशन आने में थोड़ा समय बाकी था। मैंने प्लेटफार्म पर खड़े वेटर को देखकर आवाज़ देकर अपने लिए चाय ऑर्डर की। चाय बहुत बढ़िया तो नहीं थी, पर इसने मेरे सिर के भारीपन को ज़रूर कम कर दिया था। पिछली रात की बेचैनी ने मेरा सिर ही नहीं दिल को भी भारी कर दिया था। थोड़ी देर में मेरा स्टेशन आ गया। मैं ट्रेन से उतरा ही था कि सामने अपनी बेटी रिम झिम को देखकर चौंक गया। मेरे मना करने पर भी वह मुझे रिसीव करने आ गई थी। वह अपने पूरे गैंग को लेकर मुझे रिसीव करने आई थी। ये है मेरे ग्रेट पापा, कहकर उसने अपने मित्रों से मेरा परिचय कराया। फिर एक एक करके अपने दोस्तों से मुझे मिलाने लगी। अरे बेटा आराम से, पहले चलते हैं फिर सबसे मिलूँगा। लेकिन उसमें सौंदर्य कहा। सारे गुण मेरे जैसे ही तो उसने पाए थे। सभी से मिलते हुए जब कार्तिक से वह मेरा परिचय करा रही थी तो मेरी आंखें
उस पर ठहर गई। वही रूप, वही नाक। मैं जैसे सपनों से जागा। बड़े संकोच से उसके माता पिता का नाम पूछा। सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। जो सोचा था वही हुआ। शायद स्वाति का ही बेटा था ये। मैं एक मिनट भी और वहाँ नहीं रुक पाया। रिमझिम से बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, अब मैं होटल चलूँगा। अपने सब मित्र मंडली को बाय बोलती वह मुझे लेकर पहले से बुक कराए होटल चली गई। अगले दिन कॉन्वेकेशन था। सभी बच्चों के माता पिता भी इसमें शामिल होते हैं, तो उससे फिर मिलना होगा। क्या स्वाति अपने बेटे के कॉन्वेकेशन में, क्या यह मेरी वही स्वाति होगी? जैसे अनेक सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। यह रात मेरी पिछली रात से भी ज़्यादा बेचैनी से कटी। सालों बाद मैंने रात करवटें बदलते हुए काटी। व्याकुलता और व्यग्रता अपनी तीव्रता पर थी। आज तैयार होने पर मेरे हाथ कपकपा रहे थे। तैयार होने का मेरा उत्साह मुझे उसी समय में ले गया जब मैं पहले तैयार हुआ करता था। अपनी तरफ से तैयार होने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रिमझिम पहले ही हॉस्टल के लिए निकल चुकी थी और मुझसे कह कर गई थी कि मैं 1 घंटे में उसके कॉलेज पहुंचूं। प्रोग्राम शुरू हो गया। मेरी आंखें एक बार फिर स्वाति को तलाश रही थी। पूरे प्रोग्राम के दौरान भीड़ के चलते मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। बेहद निराश हो गया था मैं। एक बार फिर मैंने स्वाति से मिलने की उम्मीद खो दी थी। डिग्री लेने के बाद मेरी बेटी रिमझिम ने मुझे एक बार फिर अपने सभी मित्रों से मिलवाने को कहा। पापा, कल तो आपकी तबीयत खराब थी, आप सही से किसी से मिल नहीं पाए। आइए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। कहते हुए वह मुझे हाथ पकड़कर बाहर हॉल में ले गई। मैं सबसे मिला ही था कि सामने से कार्तिक अपनी माँ को लिए हमारी तरफ ही आ रहा था। हाँ, स्वाति ही तो थी। मेरी सांसें रुकने को हुई। काफ़ी बदल गई थी। उम्र के चक्र ने जब मुझे जकड़ लिया था तो फिर वह कैसे अछूती रहती। मुझे पहचानने में उसने भी एक क्षण की देरी नहीं की। उसके नेत्र सजन हो आए थे। मैं यह बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा। बच्चों के सामने हमने एक दूसरे के साथ अपरिचितों की तरह हो व्यवहार किया। मुझे खाने की प्लेट पकड़ा और स्वाति से बातें करता छोड़ रिमझिम अपने मित्रों के साथ वहाँ से यह कहकर चली गई, पापा आप सब लोगों से मिलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब हम दोनों फिर एक दूसरे के सामने थे। मेरा दिल फिर एक बार बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। जज्बात वही थे पर जिंदगी के मायने बदल गए थे। हम बस एक दूसरे को देख मुस्कुराते रहे। मैं सुनता रहा। वह बोलती रही कि किस प्रकार पति के गुजर जाने के बाद अपने दोनों बेटों की जिम्मेदारी उसने बखूबी निभाई थी। उसने बताया कि दीदी का बेटा आयुष अब सफल बिजनेसमैन है और उसका बेटा कार्तिक यहाँ उसके सामने मौजूद है। मैं तो बस सुने जा रहा था। होटल से तो बहुत सोचकर चला था कि कॉलेज के टाइम के अपने जज्बात उसे बताऊंगा ज़रूर। थोड़ी देर में बच्चे लौट आए। मैं अपनी कुछ बात न कह पाया। स्वाति ने मुझसे विदा ली।
चलते हुए उसने आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया। उसके हाथों की उष्मा ने मेरे शरीर में फिर से ऊर्जा भर दी थी। मुझे वह जाती हुई उस तरह ही लग रही थी जैसे मैं उससे राजस्थान में उसके घर छोड़कर आया था। मेरी यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी और मेरे जज्बात अनकहे ही रह गए।